चलो देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गया फालतू के मैटर्स पे। ऐसा है लेकिन पता सही बता रहे हैं आपको, बड़ा वो लगता है कि सबसे ज़्यादा बेईमान जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान होता है। इसके बता रहे हैं आपको, ऐसा है। अनपढ़ लोग काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं, पानी वेस्ट नहीं करते, इन्वायरमेंट का काफ़ी ध्यान रखते हैं, सारी चीज़ों का। सबसे ज़्यादा पढ़ लिखा, समझ लगवा ली, चल रही सुबह शाम तक, बहन दो पानी, चलन दो, ज़बरदस्ती चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल रेड है तो भी चाचा विधायक हैं हमारे, हम निकलेंगे, निकल जाओ भाई साहब, हम लोग जाएंगे, है ना, ऐसा है। तो आप अपना काम करें भाई। आपको इन्वायरमेंट पढ़ाई भी जा रही है और सब्जेक्ट में भी क्यों आई है, इसीलिए आई है ताकि आप थोड़ा सा अवेयर हों कि भाई इन्वायरमेंट के फ़ायदे तो हैं, उससे जी रहे हो आप। और जब हम ही नहीं करें, अच्छा है कुछ स्टूडेंट से पुराने हम लोगों ने काफ़ी बैचेस पढ़ाए हैं यूपीएड सुपरएड के, 2-3 साल हो गई, है ना। इन्वायरमेंट नहीं पढ़ाया उन्हें हमने, लेकिन वो पढ़ाई किस काम की, इसका आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने बोलना और समझना नहीं सीख पाया पढ़ाई से, तो आपने क्या सीखा, कुछ नहीं। आप समझ रहे हो, इन्वायरमेंट पढ़ ली, वायु प्रदूषण पढ़ लिया, है ना, और रोज़ सुबह या तुमने पढ़ लिया कि स्मोक करने से लंग्स कैंसर हो सकता है या लंग्स खराब हो सकती हैं, लेकिन शाम को बैठ के बढ़िया छल्ले निकाल रहे हो, तो क्या मतलब वो पढ़ने का यार, हैं, कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ सीख रहे हो तुम व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ना है, तुम्हें मनोविज्ञान सीखना है, जानवर को दया दिखानी है, बाइक से निकली कोई कुत्ता खड़ा है लात मार दी, जबरदस्ती मज़ा मिल रहा है हमें। जो पढ़ा है उसको अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको भी। प्लांटेशन करने चाहिए, काफ़ी करना चाहिए अच्छे से, एटलीस्ट जितना पॉसिबल हो उतना करना चाहिए आपको। वाटर सेव करना चाहिए और थोड़ा सा लॉजिकली काम करो, कभी कभी बिना लॉजिक के भी करो, लेकिन जो किसी को हर्ट ना करें वो। अदरवाइज़ ये सोचो कि भाई इन्वायरमेंट है हमारा ही है, तो लेके चलना है अच्छे से। मुझसे जितना पॉसिबल हो पाता है मैं करता हूँ, जितना हो पाता है। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करता तो नेगेटिव में 1% भी नहीं कर पाऊँगा। कभी कभी धोखे से हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ ट्राई करता हूँ कि ना हो, अवॉइड करता हूँ ज़्यादा चीज़ों को, ठीक है। ये बाकी थोड़ा सा ध्यान रखें इन्वायरमेंट का भी और लॉजिक्स का भी और इंसानियत का भी, तो ज़्यादा अच्छा है ना। ये था आज का ज्ञान। अब आगे की पढ़ाई, कल हमने आपको क्या पढ़ाया था, बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई थी, जैव विविधता पढ़ाई थी। और जैव विविधता के बारे में कल हमने आपको समझाया था। जैव विविधता क्या होती है कि हर इंसान, पेड़ पौधे, जातियाँ सब अलग अलग हैं और इनमें जो डिफरेंसेस है वही क्या है, विविधता है। और जीवों में से जैव विविधता है, ठीक है। और जैव विविधता नाम का जो शब्द था बायोडाइवर्सिटी, जो वर्ड है ये किसने दिया था, तो ये दिया था रोजन ने। और बायोडाइवर्सिटी के जनक या फादर कौन है, तो फादर मान जाते हैं विल्सन। दोनों अलग चीजें याद रखना। शब्द किसने दिया है, रोजन ने, और जनक कौन है, विल्सन। क्लियर है। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ग्लोबली, ग्लोब में, भूमध्य रेखा के आसपास। गुड। और इंडिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ है, यहाँ कहाँ, आटा में तो कानपुर क्या है यहाँ पे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट पे, क्योंकि बारिश अच्छी खासी होती है। कहाँ पे, तो ये तो हम समझा चुके हैं। इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, इसमें तो बारिश नहीं होती। बारिश क्यों नहीं होती, क्योंकि अरावली की डायरेक्शन है वो सेम उस डायरेक्शन में जहाँ पे वाइंड फ्लो करती है, यहाँ से मानसून निकलता है, तो पैरेलली निकल जाता है मानसून वहाँ से। तो पैरेलली नहीं, पैरेलल है तो टकराएगा नहीं, टकराएगा नहीं तो बादल ऊपर उठ के बरसेंगे नहीं। इसकी वजह से, वो इसकी वजह से होती है यहाँ पे, वो होती है आपके रेक्टिवल मानसून की वजह से और ये बे ऑफ बंगाल के मानसून की वजह से। तो मैं उसमें क्लाइमेट पे हमने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया था, ज्योग्राफी समझाया होगा, ज्योग्राफी का पार्ट है। हम सारी चीज़ समझाई थी कि वेस्टर्न जो अरेबियन सी से मानसून उठता है वो पश्चिमी घाट पे बारिश करवाता है, लेकिन उसके बाद का जो रीजन है वो रेनफॉल शैडो रीजन में, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पे बरसात नहीं होती। समझाया हुआ है तो ज्योग्राफी में हमने, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी नाम का शब्द किसने दिया था, लेकिन जनक कौन है, अच्छा एनवायरनमेंट में ये जनक, फादर वगैरह ये सब आते हैं काफ़ी, ठीक है। इकोलॉजी के जनक कौन है, इकोसिस्टम के कौन है, हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, है ना। या इंडियन लेवल पे आता है ग्रीन रेवोल्यूशन के कौन है, हरित क्रांति वगैरह के, इन सब के कौन ही सब आ जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी हमने कल पढ़ लिया था। आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। जैव विविधता के बारे में सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे कल हमने शायद से, ना मैक्सिमम कर लिए थे, बाकी आप क्वेश्चन लगाइएगा, जो नहीं आएगा वो आप पूछ लेना। नेक्स्ट इज वेटलैंड, इसको हम कहते हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र। भाई आर्द्रता क्या होती है? नमी। आप बेसिक समझो बिल्कुल। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? नमी। अच्छा, जो दलदली एरिया होते हैं, मार्शी लैंड होते हैं, जो स्लैश होते हैं, क्या वहाँ पे पानी होता है? मिट्टी भी होती है। हाँ, क्या प्योर लिक्विड है? नहीं है। प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड है? नहीं है, वो भी नहीं होता कि भाई ठोस हो या वो दलदली एरिया है काफ़ी ज़्यादा। तो पहली बात तो वेटलैंड कैसे एरिया होते हैं? दलदली स्थान होते हैं, मतलब स्लैश होते हैं, या फिर आपको मार्शी एरियाज होते हैं। क्या हो गया भाई? ठीक है, इसको ही लिख सकते हैं मार्शी एरिया। मार्श से तो होता है दलदल, पहला। सेकंड, भाई ये वाटर को एब्जॉर्ब भी करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब जल सोखते हैं। अच्छा, आप खुद सोचना, जहाँ पे पानी है, ज़मीन है, क्या वहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होगी? हाँ होगी। ठीक है, तो वेटलैंड में जो होती है जैव विविधता ज़्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी रिच होती है। ठीक है। फोर्थ, क्या यहाँ पे एग्रीकल्चर, कृषि होती, फार्मिंग होती होगी? नहीं, फार्मिंग को, क्या यहाँ पे फार्मिंग होती होगी? दलदली एरिया में फार्मिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, फार्मिंग नहीं होती। पेड़ पौधे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जानवर होते हैं, तो यहाँ पे फार्मिंग बिल्कुल ना के बराबर होती है या फिर नहीं होती। इसको सोचो, दलदल में कैसे हो पाएगी फार्मिंग? नहीं हो पाएगी। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, पानी है, ज़मीन है, पेड़ हैं, जानवर हैं, तो क्या संरक्षण की आवश्यकता होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। तो इसी को बात करेगी कब? 1971 में, और तारीख थी 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ, जो कि कहाँ हुआ था? नाम सुना होगा। और रामसर कहाँ पड़ता है? ईरान। रामसर नामक स्थान पे ईरान की 1971 में 2 फरवरी को एक सम्मेलन हुआ, जिसके तहत ये तय किया गया, जिसे डिसाइड किया गया कि हम आर्द्रभूमि जो क्षेत्र हैं उनको संरक्षण देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जैव विविधता ज़्यादा है, संरक्षण देना, बचाना चाहिए हमें। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रामसर सम्मेलन या समझौता। और ये कब हुआ था? 1971 में। रामसर समझौता किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि क्षेत्र के संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर लिख लेना आप, आर्द्र भूमि क्षेत्र के संरक्षण से संबंधित। ठीक है, आर्द्र भूमि क्षेत्र के संरक्षण से संबंधित। अच्छा सुनना, ये कन्वेक्शन कब हुआ था? 2 फरवरी। तो हम आर्द्र भूमि दिवस भी कब मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को हर वर्ष। जब भी आप एग्जाम देने जाएं, इनकी थीम देख के जाएं। ठीक है, कि रिसेंटली जो कन्वेक्शन हुआ है उसकी थीम क्या थी, तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन मिल जाते हैं। ओके, ये लिखें। अच्छा, रामसर सम्मेलन, क्वेश्चन जो आते हैं वैसे आते हैं। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि क्षेत्रों के संरक्षण से।
आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? रामसर कहाँ पड़ता है? ईरान की एक शहर का नाम है, वहीं पे सम्मेलन हुआ तो उसी के नाम पे रख दिया गया। या आर्द्र भूमि क्षेत्र कैसे क्षेत्र होते हैं? तो दलदली क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे जैव विविधता कैसी होती है? कम या ज़्यादा? ज़्यादा अच्छी पाई जाती है, इसलिए संरक्षण की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब हुआ क्या के भाई आर्द्र भूमि क्षेत्र तो बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ या, लेकिन जिसमें भी वर्ल्ड वाइड जो इसके रिलेशन एस्टेब्लिश करवाए जाएंगे वो सिर्फ किसके नाम से जाना जाएगा? तो इंडिया में बहुत सारे दलदली क्षेत्र होंगे, इंडिया में बहुत सारे आर्द्र भूमि क्षेत्र होंगे, लेकिन जिसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक करवाता होगा वो किस में आएंगे? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी इंडिया में आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं वो सारे के सारे रामसर हैं? नहीं है, लेकिन जितने भी रामसर हैं वो सारे के सारे आर्द्र भूमि हैं। सुना, इंडिया में जितने भी आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं वो सारे के सारे रामसर के अंडर नहीं आते। कुछ को सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है और कुछ की फंडिंग वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड बैंक से की जा रही है। तो जो वर्ल्ड बैंक से या वर्ल्ड में जो एक्सेप्टेबल है हमारे, उनको हम किस में रखते हैं? रामसर समझौते में रखते हैं, रामसर साइट में रखते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं जितनी भी रामसर साइट हैं वो सारी की सारी आर्द्र भूमि है, लेकिन इंडिया में जितनी भी आर्द्र भूमि है उनमें से कुछ ही हैं जो किस में आती हैं? रामसर साइट में आती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली साइट इंडिया में कब बनाई गई? 1981 में। किसको बनाया गया था? चिल्का। तो क्वेश्चन आएगा भारत की पहली आर्द्र भूमि संरक्षित क्षेत्र कौन सा था? चिल्का। मतलब पहला आर्द्र भूमि क्षेत्र जिसको रामसर साइट में रखा गया कौन सा है? चिल्का। और कब रखा गया था? 1981। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भारत आर्द्र भूमि क्षेत्र या रामसर समझौते या सम्मेलन का या रामसर का सदस्य कब बना? 1982 में भारत ने सदस्यता ली। किसकी? रामसर की। हम भी अब संरक्षण देंगे। क्लियर? ये लिखें आप, फिर हम लिखवाते हैं। क्या हो गया? हाँ, 28 जोड़ी गई हैं रिसेंटली। 5 तमिलनाडु में, आपस में 3 तमिलनाडु में और एमपी में जोड़ी गई है अभी। 75 याद नहीं करनी होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आर्द्र भूमि? किस राज्य की आर्द्र भूमि क्षेत्र सबसे ज़्यादा रामसर समझौते में या रामसर साइड में आती है? तमिलनाडु की 14, उसके बाद यूपी की 10। पहले यूपी की आती थी, अभी तमिलनाडु की हो गई। ठीक है, सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक हो गया। तो सबसे पहली आर्द्र भूमि क्षेत्र जो रामसर के अंदर रखा गया इंडिया का कौन सा था? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और कब रखा गया? 1981। अब क्वेश्चन भाई कुछ बच्चे पूछे थे सदस्यता बाद में ली, पहले ही बन गया, तो कौन सी बड़ी बात है भाई? पहले रख दिया गया उसको, बाद में इंडिया ने कहा हम भी करेंगे, चलो ऐसा कुछ काम तो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। और सेकंड पे कौन है? हमारा यूपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ी रामसर साइट इंडिया की बता रहे हैं हम। ये सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? तो वो है सुंदर, नाम सुना होगा, बेम्बनाड का भी नाम सुना होगा, इसके बाद बेम्बनाड आता है। ठीक है, सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और सबसे छोटी रामसर साइट, तो आपने एक झील का नाम सुना होगा, रेणुका झील। ये हमने आपको ज्योग्राफी में लिखवाई हैं झीलें। और रेणुका झील कहाँ है? हिमाचल। ठीक है, तो ये वहाँ पर क्लियर। ये था आर्द्र भूमि क्षेत्र के बारे में। हम नंबर इसलिए नहीं लिखवाते, 75 है कि आप पेपर के पहले देख के जाना ये चीज़ें।
कि अभी रिसेंटली कौन सी जोड़ी गई, किस राज्य में है वो, तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लिखवा देंगे, तुम यही याद कर लोगे, तो पेपर में आ रहा पता कुछ और जुड़ जाए तो तुम कहोगे सर ने यही लिखवाया था। इसलिए हम कुछ रिसेंट के क्वेश्चन होते हैं, करंट के क्वेश्चन होते हैं, वो नहीं लिखवाते मेनली, ठीक है, ऐसा था। देखो नेक्स्ट, आप कोई सवाल हो तो पूछो, आप ये चीज़ें पढ़ के जाना। और जब भी एग्जाम देने जा रहे हो उसके पहले थीम्स वगैरह करंट क्वेश्चन हो जाते हैं, वो देख लेना, और कौन सी नई ऐड हुई है वो देख लें, 2 क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। ऐसा अभी 5 जोड़ी गई हैं, तमिलनाडु में, MP में भी जोड़ी गई है, ऐसा है। तब तक सुने बाकी जो इनका लग गया है। आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या होते हैं? दलदली एरियाज, जहाँ पे पानी भी है ज़मीन भी है, वो रीज़न। क्या यहाँ पे जैव विविधता होगी? हाँ, क्योंकि पानी है ज़मीन है दोनों ही, तो जैव विविधता पाई जाएगी। जैव विविधता है तो संरक्षण भी देना है। क्लियर है यहाँ तक पहली बार। और रामसर सम्मेलन कब हुआ था? पहली बार 1971 2 फरवरी को। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। थीम होगा वो आपको देख के जाना है। इंडिया ने रामसर सम्मेलन में सदस्यता कब ली? 1982। इंडिया की पहली साइट जो रामसर के अंडर आती है, चिल्का झील, कहाँ पे है? उड़ीसा में। कब बनी? 1981। और इसका जो कन्वेक्शन है वो हर 3 साल में होता है। प्रत्येक 3 वर्ष में रामसर का सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक। इंडिया की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? सुंदरवन। सबसे छोटी कौन सी है? रेणुका। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तमिलनाडु में। उसके बाद कहाँ है? यूपी, ठीक है, ऐसा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट तो बता दो आप, कुछ समझ में नहीं आया हो तो। टाइम लग गया? हो गया सभी का। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोस्फीयर रिजर्व। नाम सुना है? ये लिख गया? इस साइड वाला listen next देखो next is बायोस्फीयर। इसको हम कहते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या भाई भूकंप कौन ला रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? सुनो। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे जीव ज़्यादा होंगे, या फिर जहाँ पे ज़मीन ज़्यादा होगी वहाँ पे होंगे, या जहाँ पे हवा ज़्यादा होगी वहाँ पे होंगे, या फिर जहाँ पे तीनों चीज़ होंगी वहाँ पे होंगे? जहाँ पे ज़मीन भी है, पानी की भी है, और हवा भी, प्रॉपर एटमॉस्फेयर, खाने वाने की चीज़ें भी हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भाई ऐसे समझ लो आप वेन डायग्राम से, काफ़ी गंदा बना है, दोबारा बनाएंगे बस इसको। नहीं क्या बन गया? देखो अब ठीक है।
सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। देखो ये जो रीज़न है, ये तीनों को कॉमन भाग है। अगर हम कह दें ये वाला कौन सा है, ये लिथोस्फीयर है, ये क्या है, स्थल मंडल, ये हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर है, ये क्या है, जल, और ये क्या है, एटमॉस्फेयर, ये क्या है, वायु। और तीनों को जहाँ पे जंक्शन पॉइंट होगा या तीनों को जो कॉमन भाग होगा, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी कॉमन वाले भाग को कहते हैं हम बायो स्फीयर रिजर्व। अब सुन, क्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा जीव पाए जाएंगे? सबसे ज़्यादा जीव पाए जाएंगे तो लोग उनको यूज़ और यूटिलाइज भी करेंगे। जानवर भी करेंगे, पौधों करेंगे, और एटमॉस्फेयर का इंसान करेगा, दोनों का, हाँ या ना। जब ये चीज़ें जहाँ ज़्यादा होंगी तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही होंगी, हाँ या ना। एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो नुकसान भी हो रहा होगा, और इसी नुकसान को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसका संरक्षण। इसीलिए हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, कि ऐसा स्थान जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का या इन सब चीज़ों का संरक्षण किया जाता है, उस स्थान को कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। बात है आज से अनंत साल पहले की, मतलब 1975 की, ठीक है। हम क्या लेके आए, हम लेके आए MAB, क्या था, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, और इसके तहत हमने डिसाइड किया क्या करेंगे, हम इसको संरक्षण देंगे। क्वेश्चन आया है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व किससे संबंधित है, बायोस्फीयर के संरक्षण से। कब आया था, 1975 में आया था। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इंडिया ने कब काम करना स्टार्ट किया, तो इंडिया ने किया 1986। इंडिया ने कहा नहीं, हम भी आरक्षण देंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया में टोटल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, 18, जिसमें से वर्ल्ड लेवल पे MAB के अंडर कितने आते हैं, 10। सुनना, जैसे कि रामसर साइट में हुआ था, क्या हुआ था कि इंडिया में बहुत सारी रामसर साइट हैं, इंडिया में बहुत सारे आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही हैं जो किस में आती हैं, रामसर में आती हैं। तो उनकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक से, और बाकी का जो है वो गवर्नमेंट बियर करती है अपना यहाँ का। ऐसे इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18, लेकिन उनमें से जो वर्ल्ड लेवल के हैं MAB के अंडर रखे गए हैं वो कितने हैं, समझ में आया। सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नाम सुना होगा आपने, सुना है, नीली पर्वत का नाम बायो उसमें पढ़ाया ना ज्योग्राफी में आपको। 3 स्टेट के ट्राई जंक्शन पे आता है ये, 3 स्टेट के सेंटर में कौन कौन से, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तीनों पे आता है। सबसे बड़ा भी कौन सा है, नीलगिरी। सब पहला भी कौन सा है, दोनों का ही है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने एक चीज़ देखी कि जहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होगी, जहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होगी या जहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे संरक्षण भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो इंजेंडर्ड स्पीसीज़ होंगी वो भी ज़्यादा होंगी, संक्रमण जो क्या बोलते हैं उसको, संरक्षण की आवश्यकता जो होगी वो भी ज़्यादा होगी। जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हमें वहाँ पे उनको कंजर्वेशन देना होगा या नहीं देना होगा, और इसी कंजर्वेशन को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसी के नाम पे हमने एक शब्द निकाला, आपको ये लिखना हो लिख लो थोड़ा सा, फिर हम बताते हैं हॉटस्पॉट वगैरह क्या है, समझाते हैं। पहले आप ये लिखें, समझ में आया क्या है, गुड।
ये आप चाहो तो लिख लेना, गूगल वगैरह करके लिख सकते हो 18 कौन कौन से लिखवाने, हम लिखवाने टाइम वेस्ट होगा, आप खुद ही लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। नीलगिरी जो है वो पहला भी है और सबसे बड़ा भी है ना। अच्छा, ये एमएबी की जो स्थापना करवाई गई थी किसके तहत करवाई गई थी, मतलब किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी यूनेस्को ने, नाम सुना होगा, ठीक है। यूनेस्को के तहत 1975 में एमएबी की स्थापना हुई थी, ठीक है। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इंडिया से सदस्य बना था, और इंडिया ने कहा था कि हम भी जैव मंडल जो हैं उनको आरक्षण देंगे, ठीक है। अच्छा, एंड बाय द वे कल क्लास ऑफ रहेगी आपकी, ओके। कल की छुट्टी हम संडे को पढ़ाएंगे इसके बाद, ठीक है। ठीक है, देखो थोड़ा सा ये लग गया सबको। इसमें एक दो चीज़ और है, वो देख लो, आपको बता दें क्या। इसके अगर पार्ट्स पढ़ने हो तो पढ़ लेना, सब कुछ खास नहीं है। जोन होते हैं 3, कोर होता है, बफर होता है, ट्रांजिशन होता है, 3, ठीक है। देखो एक इंसान थे जिनका नाम था नॉर्मन मेयर, और इन्होंने एक वर्ड दिया था, इसका नाम था हॉट स्पॉट, ठीक है। हॉट स्पॉट नाम का शब्द किसने दिया है? नॉर्मन मेयर। ये क्वेश्चन ही आया डायरेक्टली, हॉट स्पॉट वर्ड का यूज़ किसने किया है, किसने दिया है। अच्छा, हॉट स्पॉट क्या होता है? तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या बायोस्फीयर हैं और वहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज भी ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे जैव विविधता भी ज़्यादा है और संरक्षण की आवश्यकता भी ज़्यादा है, उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? हॉट स्पॉट, ठीक है। ये होता है। हॉट स्पॉट कितने हैं अभी अपने यहाँ? तो ये 4। कितने हैं? पहला कौन सा है? कोई भी लिख लो आप, वेस्टर्न घाट। सेकंड है हिमालय या ईस्टर्न हिमालय कह लो आप, दिख नहीं रहा होगा शायद से। थर्ड है सुंडालैंड और फोर्थ है इंडो बर्मा। ये 4 हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी कहाँ है? पश्चिमी घाट पे। भाई ये पश्चिमी घाट है, ये हिमालय, सुंदरलैंड, इंडो बर्मा, नाम सबसे सेम। सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं हिंदी में इंडेंजर्ड को, संकटग्रस्त प्राणी है, जीव है, वो भी कहाँ है? वेस्टर्न घाट में। तो आरक्षण की या संरक्षण की आवश्यकता भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिमी घाट पे, और इन पे है, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है? हॉट स्पॉट। टोटल कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? नाम याद रखना है। हिमालय, वेस्टर्न घाट, सुंडालैंड और इंडो, ये 4 ही है। और क्वेश्चन यही आता है बस, हॉटस्पॉट नाम का शब्द किसने दिया है? नॉर्मन मेयर ने दिया। 4 ही है। सबसे बड़ा कौन सा है? ये। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ है? यहीं पे। सबसे ज़्यादा संरक्षण अवस्था कहाँ है? क्लियर? ये हो गया आपका आज का क्वेश्चन कंप्लीट। बायोस्फीयर रिजर्व भी बता दिए हमने आपको क्या होते हैं, और वेटलैंड भी बता दिए क्या होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर आपको लिखना होगा तो आप बताएं, हम लिखवा देंगे 18। अरे कोई ऐसा कुछ खास रूल है नहीं लिखने का, ऐसा सिर्फ ये आता है कि नया कौन सा ऐड हुआ है, कितने हैं, कब सदस्यता मिली। ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये नहीं कह रहे वो नहीं आते वो भी हैं, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन हम बाद में कभी कर देंगे, ठीक है। और जिनका पेट का एग्ज़ाम है वो अपना तैयारी करते रहें, लेकिन उसके पहले बीएड की भी करते रहें
सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की भी, जो भी है इसके। और बाकी कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लो भाई। कंटेंट बढ़िया जितना हो सकता है उतना प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। ये पढ़ लोगे और रिवीजन कर लोगे, पेपर निकल आएगा, पहली बात। और नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, तुम इतना सोचो तफरीह मिल जाएगी, ऐसा नहीं मिलेगी। बहुत स्टूडेंट हैं, बहुत तैयारी है, काफ़ी रिसर्च करके हमने कंटेंट निकाला है सभी सब्जेक्ट्स का, मतलब इन द सेंस ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सब कुछ। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हमने सारे कलेक्ट किए हुए हैं, है ना। और जो भी पॉसिबल्स हो सकते हैं, जो भी थ्योरी हो सकती है, जो भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर करके फिर उससे नोट्स बना के फिर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, समझ लो। तो अच्छा खास सिलेबस है और अच्छे वे में शायद से समझाया भी है, कोशिश करी है पूरी मैंने तो अपनी, हालांकि पढ़े उसको, अच्छी चीज़ है ना। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ये 4 याद रखना, ठीक है। थैंक यू। कोई डाउट है? नहीं है भाई। 1972 की